Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सून एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो लैंड मास की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है ये लैंड मास की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जैसे हमने जब भौतिक विभाजन पढ़ा तो वहाँ उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र, ऐसा हमने डिवाइड किया है ना। तो उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आपको देखा जाए अकॉर्डिंग टू एरिया तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे है। तो वैसे जो जैसे जनरली जो हम कहते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। तो जो भारत का दक्षिणतम भाग है ना, तो अगर मूलतः तो इसे देखिए, इस पूरे भूभाग को जो कि भारत का लगभग स्थलाकृति की अगर हम बात करें उसकी, कुल मिलाकर के लगभग इस तरीके की संरचना देखने के लिए वहाँ मिल रही है। ये जो संरचना आपको दिखाई देती है इसी को हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये केवल पठार ही नहीं है यहाँ पे हमें देखने के लिए। जब हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल करेंगे तो केवल पठार यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें इसको भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र अगर कहा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन विभाजन के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार ही कहा गया ना। लेकिन इस पूरे भूभाग में अगर देखा जाए तो पठार के साथ साथ कुछ पर्वत भी हैं, कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, कुछ नदी घाटी यानी बेसिन भी हैं और कुछ मैदानी क्षेत्र भी यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन मूलतः हम इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से ही जानते हैं। तो अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमें क्या समझना है, जो एक शब्द है यहाँ पे प्रायद्वीप, है ना। तो सबसे पहले तो हम प्रायद्वीप को समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म है प्रायद्वीप, है ना, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये देखिए ये क्या है, एक लैंडमास है यानी स्थल खंड है। ये क्या है, एक स्थल खंड है। क्लियर, स्थल खंड है। इसके कोई भी स्थल खंड जो तीन तरफ से जल से क्या घिरा हो ना, कोई भी स्थलाकृति जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आ रहा ना। तो जैसे जो भारतीय प्रायद्वीप है, ठीक है, जैसे भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो तीन तरफ से क्या है, जल से घिरा है, इसीलिए तो उसे प्रायद्वीप कहा गया। तो कैसे तीन तरफ से जल से घिरा है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि भारत का जो स्थलीय भाग है तो इसके पूरब में क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी क्या है, एक जलराशि है। ठीक है, इसके पश्चिम में अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो ये तीन तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तीन तरफ जल होने के नाते, ठीक है, इस भूभाग को, भारत का यह जो भूखंड है इसको क्या नाम दिया गया, इसे प्रायद्वीप कहा गया। ठीक है, तीन तरफ से जल से घिरे होने के कारण इस भूभाग को क्या कहा गया, प्रायद्वीप कहा गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि नहीं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे बनाते चलेंगे, स्ट्रक्चर बनाने से चीजें दिमाग में बैठती हैं, कभी गलती नहीं होगी, है ना। ये भारत का प्रायद्वीपीय भूखंड यानी दक्षिणी भूखंड है। एक तरफ यानी पश्चिम की तरफ अरब सागर है, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर का विस्तार है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कह दिए कि यह एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यह भारत का एक प्रायद्वीपीय भाग है जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना गया। बातें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए, अच्छा इसको नोट करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रायद्वीपीय पठार में आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम परिचय करते हैं। ठीक है, इनका परिचय करेंगे, इनकी विशेषताओं को समझेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे कि इसमें मूलतः हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें जानना है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे परीक्षा में, है कि नहीं। तो परिचय में मैंने क्या समझा कि पहले तो इसकी बनावट का कॉन्सेप्ट समझा कि प्रायद्वीप क्यों कहा गया, तो 3 तरफ से जल से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीप कह दिया गया। ये यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर जैसे अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिए कि ये तो हमारा प्रायद्वीप यानी भारतीय प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जवाब आप लोगों के पास। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप वो भी एशिया कॉन्टिनेंटल का ही पार्ट है। भाई भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है, किस महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप का ही भाग है ना। और विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो भी एशिया कॉन्टिनेंटल का ही पार्ट है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रायद्वीप पढ़ रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, है कि नहीं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, मान लो क्वेश्चन मार्क लग गया कि कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका आंसर होगा अरब प्रायद्वीप। क्या, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, क्या है, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम अरब प्रायद्वीप के बारे में यहाँ इंट्रो कर लेते हैं, फिर हम अपने भारतीय प्रायद्वीप को, मूलतः तो पढ़ना में भारत का प्रायद्वीप है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, ये भी एशिया कॉन्टिनेंटल का भाग है। जो भारतीय प्रायद्वीप की किस तरफ है, ये पश्चिम है कि नहीं। जब हम इंट्रो कर रहे थे भारत का, तो वहां पे हम इन चीजों को पढ़े थे। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप है, ऐसा आपको बताया गया था, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, उसके पूर्व में। अब यहाँ पे आज हम क्या कर रहे हैं, अरब प्रायद्वीप को समझते हैं। तो अरब प्रायद्वीप का अगर देखेंगे स्थलाकृति वर्ल्ड मैप में आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके की उसकी बनावट देखने के लिए मिलती है, कुछ ऐसा ही। इस पूरे भूभाग को, ये स्थल जो खंड है, इसे हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न मन में ये उठ रहा होगा कि अगर ये अरब प्रायद्वीप है तो ये भी तो 3 तरफ से जल से घिरा होगा, यानी प्रायद्वीप है तो 3 तरफ जल से घिरा होगा कि नहीं घिरा होगा। ठीक है, तो ये 3 तरफ इसके जल क्या है, मतलब कौन सा वाटर बॉडी है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए। तो देखिए अरब प्रायद्वीप के इस भाग में यहाँ पर लाल सागर है, क्या है, लाल सागर। तो थोड़ी सी देखिए लोकेशन भी क्लियर हो रही है, कुछ नई चीजें भी यहाँ पे आपको मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लाल सागर है, बात क्लियर हो गया। इधर यानी भारत की तरफ जो हम बढ़ेंगे अरब प्रायद्वीप का उधर, ठीक है, तो यहाँ पे फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी नोट करते चलेंगे, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी के साथ साथ ओमान की खाड़ी है, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ओमान की खाड़ी है। ठीक है, ओमान की खाड़ी है। और इस भाग में यानी जो दक्षिण की तरफ भाग इसका है, वहां पे अरेबियन सी है। ठीक है, यानी अरब सागर है, अरब सागर का विस्तार यहाँ पे है। ठीक है, अरब सागर से जुड़ा हुआ भाग है। और अदन की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। तो 3 तरफ इसके भी क्या है, जलराशि ही है। देखिए इसके भी 3 तरफ क्या है, जलराशि है। तो 3 तरफ जलराशि होने के कारण इस भूभाग को क्या कहा गया, बताइए, प्रायद्वीप कहा गया। 3 तरफ जलराशि होने के कारण इस भूभाग को प्रायद्वीप कहा गया। और ये किस प्रायद्वीप के नाम से जाना गया, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में कई देश हैं, है ना, अरब प्रायद्वीप में कई देश हैं। और सबसे बड़ा देश अरब प्रायद्वीप का कौन सा है, सऊदी अरब। नोट कर लीजिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि अरब प्रायद्वीप के प्रमुख देश कौन कौन से हैं, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंटल ही तो है, तो इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो है सऊदी अरब, सऊदी अरब है। इसके अलावा जॉर्डन यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, यूएई यानी ओमान, कतर, ठीक है, और बहरीन, कुवैत, ये सब यहाँ के देश है ना।
तो लिख लीजिए सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, ठीक है, कुवैत, यूएई, ठीक है, बहरीन, ओमान, ये सब यहाँ के क्या है, देश हैं। समझ में आ रहा ना। कतर भी है, कतर भी लिख लीजिए। तो ये सब जो है अरब प्रायद्वीप के क्या हैं, देश हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है अरब प्रायद्वीप का, सऊदी अरब है। ये अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, ये है, ठीक है। आपसे देखिए हमेशा कुछ न कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन जाएंगे कुछ भी मतलब कहना वो नहीं है ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बन सकता है, ठीक। तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे इंट्रो कर लिया। अब अगर हम बात करें भारतीय प्रायद्वीप की, है ना, या प्रायद्वीपीय पठार की, तो यहाँ पे प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, बेसिक जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे वो क्या होंगे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाए। जैसे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम इसको चलेंगे। जैसे पूछा जा सकता है कि भारत का टोटल संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है ना। ऐसा आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है कि नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार या पठारी क्षेत्र है, या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है कि नहीं। अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। कितना विस्तार है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, उसका विस्तार कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल आप यहाँ पे लिखेंगे ना, क्षेत्रफल कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है भारत का। बात समझ में आ रही है ना। अब उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे जानना है कि इसका आकार, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसका आकार देखने में कैसा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं ना इसका फिगर देखिए, फिगर कुछ इस तरीके का है, इसका बन रहा है ना। ये देखने में कैसा लग रहा है, एक त्रिभुज के जैसा लग रहा है कि नहीं। तो अगर आकृति या आकार पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा, त्रिभुजाकार। क्या है, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। देखने में त्रिभुज के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं, ठीक है। ये बातें हो गई। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए, क्योंकि देखिए पठार, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। मूलतः भारत में 3 बड़ी स्थलाकृति हैं, 3 बड़े भौतिक प्रदेश हैं, है ना। 3 बड़े भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो आपका हो गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, मध्य का मैदानी भाग हो गया। और तीसरा है आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला है कि नहीं। तो ये 3 जो है क्या है, बड़े भौतिक प्रदेश हैं भारत के, है कि नहीं। इसके अलावा आइलैंड वाला एरिया है, तटीय जो है मैदानी क्षेत्र है, तो उनका एरिया क्या है, बहुत बड़ा नहीं है, उनका लैंडमास बहुत ज्यादा नहीं। बातें क्लियर हो रहे हैं ना, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 बड़े स्थलाकृति हैं, तो इनकी बनावट की अगर बात की जाए, ठीक है, या इनके जैसे ऊंचाई के कॉन्सेप्ट में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो जैसे मान लीजिए अगर हम ये देख लें कि ये सागर तल है, यहाँ पे ये क्या है, सागर तल है। तो सागर तल से यानी कि इंडियन ओशियन से हम उत्तर की तरफ अगर इसको हम दक्षिणी भाग करें, यानी साउथर्न कॉन्सेप्ट यहाँ लेके, ये साउथ का पोर्शन है। अब यहाँ से हम नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ अगर हम चले तो आपको कुछ स्थलाकृति मिल रही है इस प्रकार से। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक प्लेन एरिया मिल रहा है,
ठीक है, कुछ दूर तक। फिर उसके बाद का आगे का जो लैंड मास आपको मिल रहा है वो काफी ऊंचा मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और ये मध्य का मैदानी भाग है, मैदानी भाग है, ठीक है। और ये क्या है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो ऊंचाइयां हैं वो सबसे अधिक ऊंचा क्षेत्र में यही मिलेगा। हिमालय में हमने महान हिमालय में पढ़ा कि एवरेज ऊंचाई जो है कितनी है, 6100 मीटर है कि नहीं। हिमालयी क्षेत्र में हमने पढ़ा कि एवरेज ऊंचाई जो है वो कितनी है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाइयां हैं इसका जो औसत है वो 600 मीटर, यहाँ पे जो ऊंचाइयां हमें मिलेगी 600 मीटर से 900 मीटर ऊंची ऊंचाई क्षेत्र मिलेगा। यानी कि पठार जो होता है वो समतल मैदान से ऊंचा होता है, पठार जो होता है वो समतल मैदान से क्या होता है, ऊंचा होता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र से क्या होता है, दबा हुआ होता है, मतलब उससे छोटा, कम ऊंचा होता है। पठारी भागों में जो पहाड़ियां होती हैं उनकी ऊंचाइयां क्या होती हैं, कम ऊंची होती हैं, उनकी चोटियों की ऊंचाइयां कम ऊंची होती हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलिए इसको तो मान लो आगे जब आप पर्वतों की पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं या पहाड़ियां पढ़ेंगे, उनकी पीक्स को पढ़ेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे उत्तर भारत की जो पर्वत चोटियां पहाड़ियां हैं उसमें पर्वत हाईएस्ट माउंटेन चोटी कौन सी है, जैसे माउंट एवरेस्ट को लिया, K2 को लिया, कंचनजंगा को लिया, 8000 से ज्यादा मीटर की ऊंचाइयां हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में ऊंचाइयां उतनी नहीं मिलने वाली है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना। चलिए ठीक है। तो आकार में आपने क्या देखा कि प्रायद्वीपीय भारत का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है कि नहीं। अच्छा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपको जो समझना है वो ये क्या हो सकता है कि भाई जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें इसको मूलतः जो है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, जैसे आपने भौतिक प्रदेश में क्षेत्रफल को देख लिया, सबसे बड़ा लैंड मास है, आकार देख लिया कि त्रिभुजाकार इसका आकार है, ऊंचाइयां देखी तो इसमें जो ऊंचाई है पठार की ऊंचाई आपको औसत ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर मिल रही है। अब इस पठार का अगर ढाल पूछा जाए कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल, स्लोप, इसका ढाल किस तरफ है, ढाल किस तरफ, ये पता कैसे चलता है। देखिए ढाल आपको कैसे पता चलेगा, भाई नदियों के बहाव से ढाल का पता चल जाता है ना। पानी जो है किसी भी सरफेस पे जब आप पानी गिराते हैं तो पानी जिस तरफ जाता है, जिस तरफ उसका प्रवाह होता है, हम कहते हैं कि ढाल उस इस तरफ, उस स्थलाकृति का ढाल या उस सरफेस का ढाल उसी दिशा में है। बस समझ में आ रहा ना। उसी तरीके से अगर हमें प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की बात पूछी जाए कि इसका ढाल किस तरफ है कि नहीं, तो ढाल का मतलब जैसे ये देखिए ये पश्चिमी भाग हो गया, दक्षिण का हो गया, पूरब हो गया, उत्तर हो गया। किसी भी स्थलाकृति में 4 दिशाएं होंगी ना, कोई भी स्थलाकृति एक दिशा से तो बनेगा नहीं, 4 दिशा होंगी। तो उसमें आपसे पूछा जाए कि इसका ढाल किस तरफ है, तो इसके ढाल को समझने के लिए हमें नदी को कॉन्सेप्ट में लेना पड़ेगा, यानी नदी को उसी को आधार मान करके हम समझ जाएंगे कि इसका ढाल किस तरफ होगा, है कि नहीं। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत को देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत 22 डिग्री है ना, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा प्रायद्वीपीय भारत को, 22 डिग्री नॉर्थ, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में क्या करती है, बांटती है, दो भागों में बांटती है। कौन सी रेखा, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा साथ ही साथ इसी के साथ जो है आप एक और जो है उच्चावच को यहां पे आप एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो उच्चावच नर्मदा भ्रंश घाटी, कौन,
नर्मदा भ्रंश घाटी। ठीक है, दूसरा उच्चवच क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी। अगर मान लेते हैं कि ये नर्मदा भ्रंश घाटी कुछ इस तरीके से अपवाह कर रही है ऐसे, ठीक है, ये नर्मदा नदी है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए कि नर्मदा नदी है ना, तो नर्मदा नदी की चूंकि ये भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाह करती है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली से होकर के प्रवाह करती है, समझ रहा ना, रिफ्ट वैली से होकर के प्रवाह करती है। ठीक, तो नर्मदा भ्रंश घाटी को भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, इसके उत्तर का या 22 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत को हम दो भागों में बांट देते हैं। उत्तर का जो भाग होगा, समझ में आ रहा है ना, उसे आप क्या नाम देंगे, उत्तरी उच्च भूमि नाम। ठीक है, उत्तरी उच्च भूमि क्या, मध्यवर्ती उच्च भूमि से आप कह सकते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि नाम दे देते हैं। ठीक है, और नीचे का जो पार्ट यानी दक्षिण का जो भाग होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे दक्कन के पठार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार। एक चीज जान लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना कई छोटे छोटे पठार हैं, है ना, उसको हम सबको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, डिटेल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मध्यवर्ती उच्च भूमि हो गई और दक्कन का पठार हो गया, है ना, इस तरीके से कितने भाग में बट गया, दो भाग में बट गया। तो हुआ क्या कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो नदियां प्रवाह कर रही हैं, है ना, मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो नदियां प्रवाह कर रहे हैं, जैसे हो गया चंबल, बेतवा, केन, सोन, जो भी नदियां हैं, टोन्स, है कि नहीं, चंबल, बेतवा, केन, टोन्स, सोन, ये जो भी नदियां हैं, है ना, इनका प्रवाह या इनके प्रवाह की दिशा कहां से कहां तक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। देखिए, अगर हम ऐसे प्लेन पेपर पे इस तरीके से डायरेक्शन को समझें तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये जो दिशा होगी, ये दिशा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा ना। तो इस भाग की यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि की जो नदियां हैं, आप यहां पे लिखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि का ढाल, मध्यवर्ती उच्च भूमि का ढाल किस तरफ है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, है ना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। बात क्लियर हो रही, नहीं क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है ना, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो भी नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन, जो भी नदियां हैं, इनकी जो प्रवाह की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। इसीलिए तो ये नदियां यहां से निकल करके कुछ नदियां यमुना जी में और कुछ नदियां गंगा जी में जाकर के मिल जाती हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दक्कन के पठार का ढाल, ये तो मध्यवर्ती उच्च भूमि का ढाल हो गया। अब अगर बात की जाए कि दक्कन के पठार का ढाल किस तरफ है, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पे जो नदियां प्रवाह कर रही हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बड़ी नदियों में और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, तो ये नदियां देख रहे हैं ना, पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाह कर रही हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि दक्कन के पठार का ढाल, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ है कि नहीं, दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, यानी आपको ढाल क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब यहीं पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे एक शब्द यहां मैंने प्रयोग किया भ्रंश घाटी,
कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो भ्रंश घाटी होता क्या है, भ्रंश घाटी क्या होता है, ऐसा आप समझेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो भ्रंश घाटी का मतलब हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्थलाकृति है, उसकी बनावट है, ठीक है, तो ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में हम सारी चीजों को एक टर्मिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को ले करके स्थलाकृति को समझाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि भ्रंश घाटी क्या होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई एक समतल स्थलाकृति है ना, ऐसा, ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है, ये प्रारंभिक अवस्था है। हुआ यूं कि ये बीच का पार्ट जो है, ये बीच का पार्ट क्या हो गया, ये यहाँ पे अवतलन हुआ यानी दबाव हुआ, और बीच का पार्ट क्या हो गया, ये दब करके ऐसे आ गया, ये हो गया, ठीक है, बीच का पार्ट इस तरीके से दब गया। तो अब क्या हो गया कि यहाँ से नदियों का अपवाह हो गया। अब ये दोनों पार्ट अपने जगह पे अस्थायी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर देखा जाएगा इस भाग को, तो ये पर्वत का रूप दिखाई देंगे, यानी पहाड़ी का रूप दिखाई देंगे, लेकिन ये दबा हुआ क्षेत्र घाटी का रूप दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से जो है ब्लैक माउंटेन और रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट है, इसको हम किसी दिन लेंगे क्लास में और डिटेल करेंगे। फिलहाल अभी आज हम प्रायद्वीपीय पठार के इंट्रो को कंप्लीट करें, ताकि फिर हम आगे इन चीजों को पढ़ सके। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट यहाँ पे, ढाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ ये कैसे हुआ। मूल कि प्रायद्वीपीय, प्रश्न दिमाग में होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, है ना, प्रक्रिया कैसे हुआ, प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण कैसे हुए, है ना। तो जनरली क्या कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार के एक सिद्धांत है इसके निर्माण में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण से संबंधित एक सिद्धांत है, ठीक है। सिद्धांत आप नोट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिक ठीक है, सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आप अगर एटलस कभी देखे होंगे, है ना, कभी भी अगर आप ग्लोब को थोड़ा सा ध्यान दें, यानी एटलस में ग्लोब की कई स्थिति दिखाई गई है। आपके पास जो भी एटलस होगा, अगर ऑक्सफोर्ड का एटलस है या कोई भी एटलस है, तो वहां पे आपको जो है ग्लोब की कई स्थिति दिखाई गई, कई अवस्था दिखाई गई है, 1 2 3 4 करके ऐसे अवस्था दिखाई गई है। तो समझिए थोड़ा सा यहाँ पे कि मान लो कि ये ग्लोब है, तो प्रारंभिक अवस्था जब थी, है ना, तो उस समय क्या था कि पूरा भूखंड एक दूसरे से क्या था, जुड़ा था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, पैंजिया। इस भूखंड को क्या कहा गया, पैंजिया कहा गया। और इसके बाहर जो जलीय क्षेत्र था, ये सब जल क्षेत्र थे, इसे कहा गया पैंथालासा, पैंथालासा। फिर क्या हुआ कि पैंजिया में हलचल के कारण, भौगोलिक हलचल हुई, टेक्टोनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत देखिए बताया गया ना, प्लेटों में हलचल हुई, तो ये भाग पैंजिया दो भागों में बट गया, है ना। एक जो है दक्षिण का भाग कहा गया गोंडवाना लैंड, और उत्तर का भाग क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो आप जब एटलस में देखेंगे कि उस समय भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो स्थलाकृति है, वो बहुत समय पहले, यानी कि जब महाद्वीप और महासागर का जैसे विकास यानी विस्थापन शुरू हुआ था, उससे पहले की बात अगर देखिए आप वहां पे, तो उस समय आज जो है भारत की स्थिति क्या है, वर्तमान में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वर्तमान में भारत जो है, भारत विषुवत वृत्त के या विषुवत रेखा के उत्तर में है ना, विषुवत रेखा के उत्तर में है। लेकिन उस समय जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट था, मान लो ये स्थलाकृति कुछ इस तरीके से थी, ये आपका अंगारा था, ठीक है, अंगारा लैंड,
और ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो उस समय जो है ये जो भारत था ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इसका मतलब है विषुवत वृत्त के दक्षिण में था, विषुवत रेखा के दक्षिण में था। भारत की स्थिति जो थी वो लगभग मकर रेखा के पास थी, मकर रेखा के पास थी। आप एटलस में देखिएगा इन चीजों को, ठीक है, मकर रेखा के पास थी। आज क्या है, विषुवत वृत्त के उत्तर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटों का प्रवाह होगा, प्लेटें चली, कुछ दूरी तय की, है कि नहीं, और ये प्रवाह निरंतर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। हम कहते हैं कि हिमालय का विकास हो रहा है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय फैल रहा है, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। तो उस वहां भी इसको जोड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से भारत पहले कहां पे था, मकर रेखा के पास में था, लेकिन आज विषुवत वृत्त के उत्तर में है। तो इसका मतलब है कि इसका क्या हुआ, प्रवाह हुआ। तो एक तो ये सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, समझ में आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये मूलतः किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और, क्योंकि हम निर्माण की प्रक्रिया का सिद्धांत समझ रहे हैं ना, ये चीज आप नोट कर लिए थे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर निर्माण की प्रक्रिया पूछी जाए तो पहला जवाब आपका होगा कि गोंडवाना लैंड के विखंडन से। पहला जवाब आपका क्या होगा, गोंडवाना लैंड के विखंडन से भारत का निर्माण हुआ, यानी प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, है कि नहीं। गोंडवाना लैंड के विखंडन से प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि भारतीय प्लेटों की गति, दूसरा पॉइंट यहां पे आएगा, भारतीय प्लेटों की गति। तो गति मैंने समझा दिया कि भारतीय प्लेटों की गति में आपने क्या समझा कि भारत पहले कहां था, मकर रेखा के पास था। आज भारत कहां पे है, विषुवत वृत्त के उत्तर में है। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब गति हुई तभी तो वो यहां तक आया, प्रायद्वीपीय भारत विषुवत वृत्त के उत्तर में है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। बात क्लियर हुई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। तीसरा पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट अब यहां पे क्या आ रहा है, दरारी उद्भेदन, है ना, ज्वालामुखी उद्भेदन। तीसरा पॉइंट आपका यहां पे आ गया, ज्वालामुखी उद्भेदन। तो उसमें क्या है, देखिए जनरली क्या कहा जाता है, भारत के स्थलीय भाग में कोई ज्वालामुखी चित्र नहीं है ना। तो ये ज्वालामुखी उद्भेदन का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो अब इसको समझिए आप, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब प्लेटों के सहारे यानी भारतीय प्लेटों की गति हो रही थी तो कहीं ना कहीं भारत ऐसे क्षेत्र से आया होगा, प्रायद्वीपीय भारत का प्रवाह ऐसे क्षेत्र से हुआ होगा जहां पे ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ होगा, यानी वहां पहले से ज्वालामुखी उद्गार था, उस क्षेत्र से भारतीय प्लेटें खसक रही थी उत्तर की तरफ, है कि नहीं। और जब दरारी उद्भेदन होता है तो क्या होता है, उसमें दरारी उद्भेदन में जो है क्षारीय लावा निकलता है। क्या होता है, क्षारीय लावा निकलता है, और जो क्षारीय लावा होता है वो पतला होता है, समझ में आ रहा ना। वो पतला होता है तो ज्यादा क्षेत्रों पे क्या हो गया, फैल गया, और फैलने के कारण आप देख रहे हैं ना, ये दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, बैसाल्टिक लावा द्वारा हुआ है। यानी यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, जनरली कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी का ज्यादा प्रभाव यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, समझ में आ रहा है। इसके अतिरिक्त एक चौथा और पॉइंट मिलता है इसकी इस संरचना के निर्माण में, वो है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। हालांकि अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मूलतः जो प्रायद्वीपीय भारत है, ध्यान दीजिए, समझिए इसको, अच्छा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। मिटा दें। तो मूलतः जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जो है उसका देखिए क्या 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 हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया, भारतीय प्लेटों की गति हुई, ज्वालामुखी उद्भेदन नदियों के द्वारा लाया गया और सौदों के जमाव, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि
इनकी चट्टानों का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे समझा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में मूलतः जो चट्टानें हैं वो कौन कौन सी है, आग्नेय और कायांतरित। कौन सी चट्टानें हैं, आग्नेय और दूसरा है कायांतरित। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये चट्टानें क्या होती है, बहुत ही कठोर होती हैं। चट्टानें कैसी हैं, बहुत ही कठोर हैं, ठीक है। कठोर होने के कारण इस क्षेत्र में नदियों द्वारा बहुत काम नहीं किया गया, यानी बहुत ज्यादा इरोजन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ नदियां जो है नदियों द्वारा ज्यादा निक्षेप नहीं हुआ, यानी कि नदियों द्वारा कटान ज्यादा नहीं हो पाया है, कटान अधिक नहीं हो पाया है, ठीक है। अब जो नदियों द्वारा अगर कटान ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। इस क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाया, निर्माण नहीं हुआ। समझ में आ रहा ना, डेल्टा का निर्माण सबसे ज्यादा मैदानी भाग की नदियां करती हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे प्रायद्वीपीय भारत की संरचना को समझने के लिए। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि कुछ, देखिए कोयना में एक बार भूकंप आया था प्रायद्वीपीय भारत में, कोयना में। तो जैसे कुछ क्षेत्र हैं जो अपवाद में, जैसे जनरली इस प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र जो है वो भूकंपीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम इन पॉइंट को समझ लिए। इसके साथ साथ अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आज क्लियर कर लें, ताकि कल से हम इसके जो भी यहाँ पे स्थलाकृति है उनके स्ट्रक्चर पर आते हैं और उनके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो अगर यहाँ में चट्टानों के क्रम को देखें तो यहाँ पे कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में कौन कौन सी चट्टानों का योगदान है। तो प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के, ठीक है, ये आपके आधुनिक काल तक की, ठीक है, अभिनूतन काल तक की चट्टानें पाई जा रही हैं। तो उन चट्टानों का क्रम जो है उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आर्कियन समूह की चट्टान, आर्कियन समूह, दूसरा धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर कुडप्पा, कुडप्पा क्रम की, विंध्य क्रम की, विंध्य क्रम की चट्टान, ठीक है। फिर गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम की चट्टान, फिर दक्कन, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के बाद टर्शियरी, टर्शियरी क्रम, और लास्ट में आपका अभिनूतन, अभिनूतन क्रम, यानी नवीन क्रम की चट्टानें पाई जाती, ठीक है। तो ये है चट्टानों का क्रम। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सही क्रम को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये चट्टानें, इनका क्रम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड कई तथ्य हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। कुछ मैं चीजें यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान में आप समझ सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला, ठीक है, आर्कियन समूह की चट्टान से रिलेटेड है। अरावली, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली पर्वतमाला, इसमें ये चट्टानें पाई जाती है। हालांकि ये रूपांतरित हो गई हैं नीस में, ठीक है। तो अब सबसे पुरानी जैसे चट्टान आपसे पूछा जाएगा तो आर्कियन क्रम की चट्टान है, और उससे निर्मित जो पर्वत है वो कहाँ पे है, भारत में अरावली पर्वत है, ये आपका जवाब होगा, ठीक है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये खनिजों के लिए बहुत ही समृद्ध चट्टान मानी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ये नोट कर सकते हैं, खनिज के लिए की दृष्टि से समृद्ध है, खनिज की दृष्टि से समृद्ध चट्टान है, समृद्ध चट्टान है, ये पॉइंट आप नोटिस कर लेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें, लोकेशन पूछा जाएगा तो कुडप्पा जो है कहाँ पे है, कुडप्पा आपका ये आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, तो वो क्षेत्र है। तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं,
ठीक है। तो चट्टानों के तंत्र को हम समझाएंगे किसी दिन। विंधन क्रम की चट्टानों का विस्तार आप समझ ही रहे हैं, विंध्य क्रम मध्य भारत की चट्टाने हैं, यहाँ पे ज्यादातर जो है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर ये सब यहाँ से प्राप्त किया जाता है, संगमरमर प्राप्त किया जा सकता है। विंध्य क्रम की चट्टानों के ही मार्बल से जो है ताजमहल वगैरह ये सब बनाए गए हैं, ठीक है। तो यानी इमारती पत्थर यहाँ से ही इस क्रम की चट्टानों से आप इंपॉर्टेंट चीजें आप नोटिस कर सकते हैं, इमारती पत्थर प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान मूलतः ये कोयला समृद्ध चट्टाने हैं, इसलिए यहाँ पे कोयला, ये कोयला समृद्ध चट्टान है, कोयले के लिए जानी जाती है, ठीक है। दक्कन ट्रैप बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा, काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। बाकी टर्शियन क्रम और अवन्यूतन क्रम में आप देख सकते हैं कि ये नवीनतम क्रम की चट्टाने हैं, तो इसका विस्तार आप उत्तर भारत में इसको देख सकते हैं। तो चट्टानों के क्रम को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, प्रायद्वीपीय पठार का एक अच्छा खासा उसको इंट्रो कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है कि आगे हम जो है ये देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार में हम पठार पर्वत, मूलतः दो चीजें यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट है, हम पठारों को पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे, फिर पर्वत को पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे कि चोटियां वगैरह वगैरह ये सारी चीजें अब किस पर्वत श्रृंखलाओं में हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं।